तो मैं शुरू करते हैं हम लोग अभी, कि जो हमने पढ़ा था पिछले वीक में, जो हमारी क्लास हुई थी, पिछले शनिवार हमारी क्लास हुई थी, तो हमने महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ा था, बराबर? यस मैम। याद है सभी को? अच्छे से याद है? महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ा था, और उसके बाद हमारी ऐसी बात हुई थी कि यहाँ मौजूद जितने भी हैं वो सारे एकांकीकार हैं, मतलब सबको एकांकियां, सबकी है एकांकी, है ना सभी को? यस मैम। हाँ जी। तो एकांकी, आज हम एक एकांकी लेने वाले हैं, ठीक है? यस मैम। आदित्य, अनन्या, असीन, देवश्री, धनश्री, दिया, गरिमा, गौरी, ईशान, मंथन, पार्थ, सब सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। और थोड़ा सा बीच बीच में अपना श्रीमुख के दर्शन करवा दिया कीजिए मुझे भी, ताकि कोई है ऐसा मुझे समझ में आए, फील आए कि हाँ मैं किसी को पढ़ा रही हूँ। ओके। तो जैसा हमारा ठहरा था पिछले हफ्ते कि हम इस हफ्ते एक एकांकी पढ़ने वाले हैं। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि एकांकी एक बड़े से उपन्यास, मतलब जो बड़ा सा नॉवेल होता है ना, वो उपन्यास में से एक भाग उठाकर उसका एक छोटा सा भाग हमें पढ़ाया जाता है, जो कई बहुत छोटा सा भाग होता है और कुछ छोटे समय के लिए लिखा गया भाग होता है, वो भाग हम पढ़ते हैं, वो एकांकी कहलाती है। मतलब उपन्यास, बड़ा सा उपन्यास लिखा है, उसमें से एक पोर्शन, एक भाग निकाल लिया जाता है और वही आपके सामने एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसकी दो बातें होती, एक तो आप इसको स्टेज पर, रंगमंच पर इसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, एज अ नाटक आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं, पथनाट्य के रूप में आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा आप चाहें इसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पात्र होते हैं, है ना, इसमें पात्र होते हैं, एक विषय होता है, एक पात्र होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारी पूरी लाइफ जर्नी है, ये हमारी पूरी जो जिंदगी है, ये पूरी एक उपन्यास की तरह है। उसमें से एक पोर्शन, जैसे आपका स्कूलिंग, आपका कॉलेज का भाग, आपका फैमिली लाइफ, आपका फ्रेंड्स के साथ लाइफ, ये एक हिस्सा निकालकर उस पे ही स्टडी की जाती है, तो वो एकांकी कहलाता है। बात समझ में आ गई? एकांकी किसे बोलेंगे? यस मैम। समझ रहा है? यस मिस। एक पोर्शन। अब उस भाग में कैसा होता है कि उस भाग में पात्र होते हैं, पात्र का अपना अपना स्वभाव होता है, पात्र अपने अपने बात बताते हैं, और वो जुड़ी हुई सी एक कहानी से निर्माण हो जाती है, बराबर? वो एकांकी कुछ पात्रों से मिलकर एक ऐसा नाटक बन जाती है कि वो आप कहीं भी उसे प्ले भी कर सकते हो, उसे पढ़ भी सकते हो, और उसमें अलग अलग पात्र होते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, इसे पढ़ते वक्त मैंने आपसे कहा था कि हम इसे एक एक पात्र के रूप में बांट देंगे। समझिए, आदित्य ने एक रोल किया, अनन्या ने एक रोल किया, देवश्री ने एक रोल किया, गौरी ने एक रोल किया, है ना? तो ऐसे सबको सबको अलग अलग वो पात्र में बांट दूंगी, और आपको उसी भावना के साथ में उसे पढ़ना है। सिर्फ ऐसे एक आधा कथा पढ़ते हैं कि जो शुरू होते हैं तो खत्म ही नहीं होते, ऐसा नहीं करना है। उसे फील करना है, उसे एक भावना के तौर पर, एक भावनिक दृष्टि से उसे प्रस्तुत करना है, उसे पढ़ना है, ताकि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, बराबर? आप जो सीरियल्स देखते हैं, आप मूवीज देखते हैं, बराबर, सिनेमा देखते हैं ना हम, तो उसमें एक्टर्स कैसे होते हैं, एक बात बोलते हैं, फिर जब वो कुछ रुकते हैं तब वो दूसरा व्यक्ति बोलता है, फिर वो उसका प्रति उत्तर करते हैं, है ना? जिस तरह से समय लगता है, जी हाँ, जो एक अंतर, वो समय का जो अंतर आपस में लगता है, उसी तरह से ही हमें एकांकी भी पढ़नी है, ताकि हाव भाव, आपका बोलना, वो चीजें उसमें आनी चाहिए। कौन जाने भविष्य में कोई कुछ बन जाए, नहीं, किसी की देख तृप्त मन में तृप्त सी इच्छा हो कि नहीं मुझे भविष्य में कोई एक्टर बनना है, मुझे किसी प्ले में काम करना है, मुझे कुछ और स्क्रिप्ट लिखनी है। देखिए, अभी तो शुरुआत है जिंदगी की आपके, कौन सी जिंदगी कहाँ क्या मोड़ लेगी अभी हम कुछ बता नहीं सकते। तो इसीलिए सबके मन में एक सुप्त कवि होता है, पता है? आप में से जितने भी लोग हैं ना, कभी भी कहीं ना कहीं आपको मन में ऐसा कभी याद करो, अभी नहीं तो 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, आपको कभी ना कभी ऐसा फील आएगा कि यार 2 लाइनें लिखना चाहिए, या कविता पढ़ना चाहिए, या कविता लिखना चाहिए, कथा कहानी पढ़ना चाहिए, या मैं भी कहानी लिख सकता हूँ, मैं भी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो ये कोई बुराई नहीं है, जरूरी नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ आर्किटेक्ट या कुछ और बना है तो ही जरूरी कि वही बनना है, ऐसा नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट, अगर आप कोई वाद्य बजाते हो तो भी भविष्य है उसमें, मतलब आपका फ्यूचर है। वाद्य मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हो, तबला हो, गिटार हो,
सितार हो, या आप गाते हैं, या आप अच्छा बोलते हैं कि नाटक कर सकते हैं, अच्छा डांस कर सकते हैं, तो इसमें भी भविष्य। आप कितने रियलिटी शोज देखते हैं, इन सब में भविष्य है। ये कला है। भले ही आप डिग्री लो, पढ़ो, लेकिन कला हमेशा इंसान ने अपने साथ, उसे भी अपने साथ बड़े करते जाना चाहिए। हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं, किसी को गाने का शौक होगा, किसी को डांस का शौक होगा, किसी को कुछ लिखने का शौक होगा, होता है ना। तो ये सब चीजें हमेशा अपने साथ रखिए और उसे जिंदा रखिए। ये तो हम बड़े हो गए हैं, अब हमें शर्म आती है, हमको हमको पढ़ना, सिर्फ हमको स्टडीज करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। सब में उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन जो बच्चा है आपके अंदर का, वो हमेशा जीवित रखिए। वो कला, हंसी मजाक, एक आनंद बोलते हैं ना, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि घर में हमेशा एक हैप्पी एटमॉस्फेयर रखिए। और ये समय में तो एक दूसरे की बहुत जरूरत है हमें। तो बिल्कुल बोलते हैं ना कि हरा भरा सा माहौल, खुशनुमा। अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो ऐसे आप फूलों के झाड़ पेड़ देखते हो तो वो कितनी खुशी होती है। बिल्कुल वैसे ही अगर माहौल घर का भी अच्छा रहता है ना, तो अपने आप अपने मन प्रसन्न होता है और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, खुशियां ही खुशियां रहती है हमारे आसपास। तो ये सब हमारे अपने पे ही डिपेंड करता है, कैसे बातों को संभालना है, कैसे माहौल अच्छा रखना है। तो इसीलिए अपनी जो अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आधा घंटा आप अपने शौक के लिए दीजिए। आप पेंटिंग कीजिए, आप ड्राइंग कीजिए, आप डांस कीजिए, आप गुनगुनाइए, गाइए। सिर्फ वो इंस्टा, व्हाट्सएप, क्या है आपका, स्नैपचैट, सिर्फ इतनी ही दुनिया नहीं है। टिकटॉक के वीडियोस या रील्स इतनी दुनिया नहीं, इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने को है। तो कोशिश करिए, करते रहिए, और मुझे जरूर बताइएगा कि कौन कौन सा शौक रखता है। शौक आपको आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या पसंद करते हैं, ये सब चीजें भी मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए, स्कूल तो नहीं है कि हम ऐसे कोई एक्टिविटी रखी जाए कि नए बच्चों के हुनर सामने आने के लिए, लेकिन जब भी कभी हम एक साथ इकट्ठे होंगे, तो जरूर से अपने अपने हुनर एक दूसरे को जरूर से बताएंगे कि हम में क्या हुनर है, क्या है। और शर्माना नहीं है इसमें कि मुझे नहीं आता है, या मुझे शर्म आती है, मैं क्यों बताऊं, या मैं तो ठीक ठीक ही कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं कि सभी को सब चीजें पसंद आती हो, या सबको सभी पसंद नहीं आता, ऐसे नहीं होता है। हर इंसान का अपना एक देखने का नजरिया होता है, और हर चीज में खूबसूरती है, हर चेहरे में खूबसूरती है, बराबर। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ आपको पढ़ाने का हेतु मेरा सिर्फ इतना ही है, इस तरह से पढ़ाने का कि कम से कम वो पढ़ाई, वो पढ़ने से आप में अगर कोई छुपा सा कलाकार होगा तो हम उससे बाहर लेकर आएंगे। ठीक है। अब अभी तो आप लोग विलिंगली प्ले में पार्टिसिपेट करते होंगे स्कूल में, अगर कोई नाटक वाटक होता है। कोई किसी ने काम किया है प्ले में कभी? फर्स्ट स्टैंडर्ड में। यस मिस, 6th स्टैंडर्ड। होता ही नहीं है स्कूल में, बहुत कम होता है, इतनी बार मतलब रेयरली अब होता नहीं है बहुत। होता, बराबर, क्योंकि प्ले में बहुत वक्त लगता है, बहुत बोलते हैं ना कि उसकी प्रैक्टिस लगती है, रिहर्सल्स लगती हैं, कॉस्ट्यूम, सब चीज। तो लोग थोड़ा सा अभी आलस करते हैं, इनका बच्चों का प्ले चलेगा, प्ले के बाद ही जाएंगे। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे प्ले में रहते हैं ना, वही पेरेंट्स बैठे रहते लास्ट तक, मतलब सब चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सीरियल्स, मूवीज, वेब सीरीज उसमें भविष्य है। इसका मतलब मैं वो ज्वाइन करें ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हम में कला है, तो उसे बोलते हैं ना, उसे मौका दो बाहर आने का। ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है, उसका एक थोड़ा सा हल किया है मैंने, कि मैंने कोशिश की है, तुमको भी स्क्रीन शेयर करूंगी, हो गई तो बहुत अच्छी बात है। आज हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी अच्छी सी कहानी से शुरू करेंगे, बोर से नहीं करेंगे। हालांकि सब पढ़ना है, सिलेबस तो सिलेबस होता है। जिसके पास एकांकी की किताब है उसके लिए पेज नंबर 17, बहू की विदा, विनोद रस्तोगी। पढ़िए सबने? यस मैम। यस मिस। लेकिन फिर भी हमें उसे पढ़ना है, और आपको भी उसे पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस से वापस तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। एकांकीकार का परिचय दूंगी मैं, उसके बाद सब कुछ आपको मैनेज करना है। एकांकीकार का परिचय है कि विनोद रस्तोगी का जन्म 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा मतलब शुरुआत की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आरंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद में था, स्नातक शिक्षा कानपुर में। स्नातक मतलब कॉलेज का एजुकेशन। हिंदी विषय में एमए के बाद रस्तोगी जी आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्य करते थे। मतलब वो नाट्य निर्देशक कौन होता है? नाट्य निर्देशक को क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। डायरेक्ट।
नाट्य जो प्ले के को डायरेक्ट करते हैं उन्हें नाट्य निर्देशक कहते हैं। जो सिनेमा को डायरेक्ट करते, जो फिर जो उसे फिल्मों का डायरेक्टर बोलते हैं, सिनेमा का डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टर मतलब निर्देशक, जो आपको निर्देश देता है, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, उस पद पर ही आकाशवाणी में काम करते थे। आपने नाट्य साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया, फिर आपने नाट्य साहित्य मतलब जो नाटक होता है वो लिखा। आपकी अनेक रचनाएं पुरस्कृत की जा चुकी हैं, इनकी कई रचनाओं को पुरस्कार मिल चुके हैं। 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अब तक के आपके 8 उपन्यास और 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। आपकी अनेक रचनाएं पुरस्कृत हो चुकी। नए हाथ, आजादी के बाद, बर्फ की मीनार, गोपा का दान, दरारे, रुपया, रूप और रोटी, भगीरथ के बेटे आपकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। आपकी रचनाओं में जीवन की समस्याओं का चित्रण है। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो हमारे जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जीवन में जो बहुत महत्व रखती हैं, उनका चित्रण किया है। आधुनिक जीवन की मानसिकता, आजकल जो हमारी मानसिकता है, हमारी जो सोच हो गई है, आधुनिक मतलब अभी जो है नया जमाना चल रहा है टेक्नोलॉजी का, या अलग अलग जो चीजें आ रही हैं समाज में, अलग अलग प्रश्न उठते जा रहे हैं, उनका उसका एक अलग चित्रण किया है। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को आपने एकांकियों में स्थान दिया है। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठा मतलब जो हमारी सोच है, जो हमारी कश्मकश है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत से रिवाज हैं। कहानी एकांकी पढ़ने से पहले ये चीजें हमेशा आप ध्यान में रखो। आपने कई चीजें ऐसी सुनी होगी घर में या घर में देखी होगी कि देखो, आप सीरियल्स में देखते हो कि बिल्ली रास्ता कट गई, अरे अपशगुन हो गया। फूलों की थाली नीचे गिर गई, अरे अब शकुन हो गया। कोई छींक दिया, अब शगुन हो गया। ऐसे सुना होगा ना, ऐसे देखा होगा कहीं ना कहीं। Yes, ma'am. या घर में भी कह रहे ये दूध उफान आ गया, अरे अरे ये अच्छा नहीं होता है, चांगलं नसतं असं होणं। तो लोग इसे और इस सोच में जीते हैं कि अरे ऐसा तो ऐसे टाइम में ऐसा लोग आ गए तो बुरा हो गया, ये रंग पहना तो ऐसा होता है, वो समय में इस समय में बाहर निकले, अमावस्या में ऐसा होता है, पूर्णिमा में ऐसा होता है। ये किसी न किसी के घर में होता ही होगा। ग्रहण लगने वाला है, तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे सोच विचार हैं जो पुरातन काल से लोगों ने के दिमाग में चलते आ रहे हैं। हालांकि किसी चीज से कुछ नहीं होता, सब अपने अपने कर्मों की बात होती है। मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सुहागन है तो बिंदी लगानी है, मंगलसूत्र पहनना है, या बच्चा है तो पहले ऐसा था नीम के पेड़ के नीचे जाना नहीं, तो फिर इमली के पेड़ के नीचे जाना नहीं, वहां भूत होते हैं। ऐसे अलग अलग सी सोचे हैं कि ऐसे होने से ऐसा होगा, वैसे होने से वैसा होगा। लेकिन जहां तक अब आप समझदार हैं कौन सी चीज को किस हद तक मानना है ये सब, लेकिन परिवार में ये जो चीजें चलती आ रही हैं उसके वजह से वहां के वातावरण वैसे हो जाते हैं कि गुरुजी आएंगे तो ये चीज करनी है, हमें इस मंदिर में ही जाकर पूजा करनी है। अरे भगवान तो सर्वत्र है, आप यहाँ बैठ के प्रणाम करोगे तो भी भगवान है, आप वहां जाके करोगे तो भी भगवान है। देखिए, मैं किसी को धर्म के प्रति बोलते उत्साहित या निरुत्साहित नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक सत्य बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली अगर आप सोचते हो, भावनिक तो हमें सोचना ही चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो ये सोचने वाली बातें हैं कि कौन सी चीज कहाँ कैसे करनी है। अभी आप मैच्योर हैं, आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं किसी के धर्म के प्रति किसी को दुखाना नहीं चाहती, लेकिन ये मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि ऐसे कई चीजें, जैसे अभी कोरोना हुआ था, ठीक है, अभी हम इसी की बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर। अभी कोरोना चल रहा है, जब मंदिर बंद किए तो लोगों को बड़ा ये था, अरे मंदिर क्यों बंद कर दिए, भगवान को क्या हम पूजा के बगैर रखेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप सोचिए कि अगर वहां जाते तो सब संक्रमित हो सकते थे, मौतें हो जाती, और बहुत सी चीजें हैं। जब अपने जान पर आ गई तो मनुष्य कितना स्वार्थी है, उसने वो सब बंद कर दिया। नमाजें बंद हो गई, गुरुद्वारे बंद हो गए, चर्च बंद हो गए। और अगर ये सब जादू होता कि नहीं ऐसे करने से नहीं होता, अगर हम रोज मंदिर जा रहे तो हमें कोरोना नहीं होगा, तो ऐसे हो सकता था कि नहीं? जो चीजें जब जैसा होना है वो होगा। आपकी श्रद्धा आपके पास है, आप अपनी श्रद्धा से भगवान को पूजिए, उनका स्मरण कीजिए, वो बात अलग है। लेकिन इसके खिलाफ कि अरे हम ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होता, तो ये सब चीजें सही नहीं मानी जाती। अब आप पेपर में पढ़ते होंगे, ये स्वामी जी थे, वो गुरु जी थे, एक आज ही पेपर में आया कि एक वो बाबा जी थे, वो कहते थे मेरे शरीर में नाग आता है और वो नाग भगवान आते हैं और वो कोरोना को भगा देते। तो गरीब बेचारे गांव के लोग उनके पास जाते थे, जो भी सोना होता था, पैसा होता था, बेचारे जो जैसा उनको जमता उस भोंदू बाबा को देते थे।
और आज वो खुद ही कोरोना से खत्म हो गए। पेपर में आया। तो ये सब चीजें सत्य असत्य हमारे आसपास घूमता है, और ये घटनाएं हैं कि क्या करना चाहिए क्या। तो ये धर्म कर्म की बातें, इस पे हम ज्यादा इतना बोल नहीं सकती मैं, लेकिन जो चीजें सामने आती है, जो अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए इस विषय को, विषय के साथ में बात करेंगे। अभी यहाँ कुंठाएं हैं कि ऐसा होता है, जैसे दहेज प्रथा है, मैंने आपसे बोला था, बाल विवाह था कि छोटे बच्चों की शादियां करवा दी जाती हैं, या बच्चा बॉर्न होता नहीं है तो भी तेरे घर बेटी हुई, मेरे घर बेटा हुआ, तो हम उसकी शादी कर देंगे। ये ऐसे पहले रिश्ते ठहरते थे, पता है आपको। या शादी भी ठहरी तो लड़के ने लड़की को नहीं देखा, लड़की ने लड़के को नहीं देखा। आज के जमाने में अगर आपको ऐसा बोला जाए तो पागल है क्या, कुछ भी बोलते हैं बच्चे, ऐसा रिएक्शन देते हैं। लेकिन एक जमाना था कि जब ऐसा हुआ था, लड़कियां जन्मी जाती थी, तो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम भी बताया था शायद, कि लड़कियों का जन्म होता था तो उन्हें मार दिया जाता था कि अरे बाप रे फिर से लड़की होगी, क्योंकि दहेज देना पड़ता है, उन्हें संभालना पड़ता है, लोगों की दुनिया में नजरें खराब है। तो ये सब सोच हुआ करती थी। आज की लड़कियां हमारी बड़ी स्मार्ट है, पढ़ लिख गई हैं, पीट के आ जाएंगी सामने वाले ने बदतमीजी की तो ये समय बदला है, ये चेंजेस आए हैं। पहले लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह, सती प्रथा, पति मर गया उसके साथ वो भी जल के मर जाती थी जिंदा। फिर उसके बाद में शिक्षा नहीं थी, उनको पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी लड़कियों को कि नहीं पढ़ना है, पढ़ के क्या करोगे, ज्यादा दिमाग आ जाएगा। आज भी मानसिकता है कहीं गाँव में कि ज्यादा पढ़ लेगी ना ज्यादा दिमाग चलेगा। लड़के तो पढ़ते, मतलब लड़के पढ़ते हैं पर इतने गाँव में पढ़ते नहीं है। लड़कियां पढ़ जाती है, थोड़ी सिंसियर होती हैं, वो उनका गट ही होता है। तो फिर वहां तू लड़के से और ज्यादा पढ़ ली तो लड़के नहीं मिलते शादी के लिए, तो ये परेशानी है। हम देखिए, आप लोगों को ये सब चीजें इतना नहीं समझेगा, ये तो सिर्फ आप जब किसी सीरियल में, टीवी में, मूवी में देखोगे वो, कि हम जिस माहौल से बिलोंग करते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, हम वहां सब पढ़े लिखे अच्छी मध्यम वर्ग परिवार से हैं, जहाँ 2 वक्त की अच्छा खासा खाना मिलता है, हम अच्छे खासा ब्रांडेड पहनते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, सुख सुविधाएं हैं, और बिजनेसमैन या अच्छा वर्किंग क्लास भी अच्छा परिवार है। लेकिन सिर्फ इसी का विचार हम नहीं कर सकते, हमें पूरी दुनिया का विचार करना है, जहाँ गरीबी है, लोग बुरे हैं, भ्रष्टाचार है, गंदगी है समाज में, लोगों की गंदी मानसिकता है, छोटे छोटे घर हैं, खाने को नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इन सब का विचार करके हम एक जनरल टॉक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं इन मानसिक कुठाएं की। देखो दिमाग में जो चलता है, अरे ऐसा होगा तो वैसा, कैसा है तो कैसा, इन सब। अभी यहाँ है बहू की विदा, आप सब जानते हैं बहू की विदा, आपने पढ़ी भी है। एक बहू जिसका विवाह, एक गरीब परिवार की लड़की जिसका विवाह होता है, और फिर वहां जाने के बाद में उस सब में क्या होता है ये आप सब पढ़ेंगे। यहाँ पर पात्र 5 है, जीवनलाल, राजेश्वरी, रमेश, कमला और प्रमोद। ये जो इसका बैकग्राउंड है ये भी कोई को भी पढ़ेगा। ठीक है, आदित्य आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ठीक है, आदित्य बैकग्राउंड पढ़ेंगे। जीवनलाल कौन पढ़ेगा? मिस बैकग्राउंड मतलब ये क्या, नरेटर? बोलिए। मिस बैकग्राउंड मतलब मैम जो बोर्ड में लिखे वो ना, कमरे बोर्ड का में लिखा है। यूनिक वो वाला। हम्म। ये सुनिए एक मिनट, जीवनलाल का कैरेक्टर कौन पढ़ने वाला है ये बताइए मुझे। मैम मैं रमेश पढ़ूंगा। आप पढ़ेंगे रमेश, पार्थ। उसके बाद जीवनलाल कौन पढ़ेगा? ईशान, मंथन, मंथन आप जीवनलाल पढ़िए। उसके बाद राजेश्वरी कौन पढ़ेगा? गरिमा और कमला कौन पढ़ेगा? देवश्री मिस आई। और रेणुका। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। बैकग्राउंड पढ़ेंगे आदित्य। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रहा है ओंकार सर? यस मैम। सर मुझे एक्चुअली स्क्रीन शेयर करनी थी और मैं वहां Okay. मैसेज आ रहा है कि ओके मैम, यू कैन डू इट नाउ।
ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ देखिए, दिख रहा है बेटा आपको? यस मैम। देखिए, जी हाँ, मैम आप यहाँ पर आपका पात्र वीडियो है, बंद कर पात्र दीजिए देख सकते आपका। हैं। जीवन लाल जो है, मेरा वीडियो बंद कर दूं? मैम क्योंकि आपका आवाज क्रैक हो रहा है बीच में। अच्छा, आप ठीक है? यस मैम। ओके, ठीक है। देखिए, ये बहू की विदा है या पात्र परिचय है। इसमें आने के बाद में हम लोग नीचे का जो वादी पढ़ने वाले हैं और ऊपर के अपने अपने नंबर आते जाएंगे, फटाफट अपने हिसाब से पढ़ते जाना है और पूरे भाव के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक। अभी मैं यहाँ से परिचय दे देती हूँ आपको। पात्र परिचय, जीवनलाल एक धनी व्यापारी है और उनकी उम्र 50 वर्ष है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष मतलब 46 ईयर्स की है। रमेश जीवनलाल का पुत्र जो कि 22 वर्ष का है। कमला रमेश की पत्नी और जिसकी उम्र है 19 वर्ष। प्रमोद कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। चलिए आदित्य पढ़िए, बुक Yes, है ma'am. आपके पास, यस मिस। पढ़िए। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की और बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का और से रैक है। पढ़ेंगे आदि। यस मिस। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की और बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार है। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए और बाई और का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाई और खिड़की है जो रुक खुली जाइए। हुई है। देखिए, यहाँ पर जो परिचय आपने सुना है, आप समझ गए कि एक प्ले जब होता है स्टेज पर, बराबर, तो वो स्टेज पर जो प्ले होता है, तो प्ले होने के बाद में वहां कैसा सीन आता है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। एक सेकेंड, 18 पेज, ओके। तो कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसा होता है, मतलब वो स्टेज सजाने के लिए कैसा आपको बैकग्राउंड चाहिए, कैसे वहां पर कौन सी चीज कहाँ रखेंगे, ये सब दिखाने के लिए आपको वैसे ही यहाँ पर बताया है। मतलब वो चित्र अपने आंखों के सामने रख लीजिए कि वो घर कैसा होगा। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो अपने आप वो चित्र आपके आंखों के सामने बन जाएगा कि वो घर है। ठीक है, यही अपने लिए जब प्ले करते हैं स्टेज पर तभी मदद करता है। ठीक है, चलिए आदि कंटिन्यू कीजिए। यस मिस। पर्दा उठाने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई देते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह है। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। वो पैंट और बू शर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशा या करुण भाव है। रुक जाइए। देखिए, पर्दा उठने पर जीवनलाल जो है, जैसे पर्दा खुलता है तो खिड़की के समीप, खिड़की के पास में जीवनलाल खड़े हैं। चश्मा है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, सिर पे बाल नहीं है, धोती कुर्ता पहने हैं क्योंकि ये पेरिस पोज में है, और समृद्धि के चिन्ह है। समृद्धि मतलब ऐसे एटीट्यूड में है। समृद्धि मतलब हमारे पास सब कुछ होना, पैसा, धन धान्य, सुख संपत्ति। ठीक है, ये समृद्धि के चिन्ह है, मतलब वो ऐसे रिच दिखाई दे रहे हैं। एक ओवरऑल उनका जो लुक है वो ऐसे बड़ा सा रिच लुक है। ठीक है, उनसे कुछ दूर हटकर प्रमोद जो है वो कौन है? प्रमोद कौन है? कमला का भाई। कमला का भाई। कमला का भाई है। वो कुछ दूर पर खड़ा हुआ, उसने पैंट और शर्ट पहनी है। जो यहाँ फुल शर्ट पहनते हैं उससे बूट शर्ट कहा जाता है।
कहने चेहरे पर निराशाजन्य करुणा भाव है। निराशाजन्य मतलब बहुत निराशा, बहुत हताश दुखी सा है वो, और करुण मतलब बहुत दया भाव से वो उनकी तरफ देखकर बोलता है। ठीक है, अब प्रमोद का कैरेक्टर कौन पढ़ने वाला था? चलिए पार्थ पढ़िए मैम। पूरे भाव के साथ। यस मैम। क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल जी पढ़िए। पढ़िए जीवनलाल, कौन पढ़ेगा? मंथन था मैम। मंथन। मंथन। आधे तो मुझे लगता है ऑन करके गायब हो जाते हैं शायद। मंथन मिसिंग है। मैं जो बच्चे गायब रहेंगे ना क्लास में, सिर्फ नाम ऑन करके उनका नाम मैं ग्रुप पे डालने वाली हूँ आज। ठीक है, चलिए अगला कौन ले रहा है? कोई दूसरा ले लीजिए, चलिए फटाफट। अगला कौन सा और कौन दूसरा लेगा? जरा विलिंगली आया करो जरा पढ़ने के लिए, बोलिए। ईशान आप पढ़िए। ठीक है। जी पढ़िए ईशान। विदा नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। रुक जाइए, पहली बात देखिए, यहाँ पर विदा की बात चल रही है। देखिए, जब न शादी होके दुल्हन लड़की अपने ससुराल में आती है तो उसके बाद रिवाज है कि वो जैसे शादी होके आ गई ससुराल, जिस दिन शादी हो जाती है, या कहीं श्रावण में कोई सावन होता है, या कभी कोई त्योहार होता है, तो वहां बहुओं को, लड़कियों को उनके मायके मतलब अपने मम्मी के घर आने के लिए मिलता है। इसीलिए भाई अपनी बहन को लिवा लेने के लिए, मतलब उसको ले जाने के लिए आया है अपने घर वापस। शादी के बाद वो पहली बार अपनी बहन के घर आया, उसको अपने मायके ले जाने के लिए। ठीक है, अभी वो अपने जो भाई और उसके ससुर का संवाद चल रहा है, वो उसे ससुर जाने नहीं देना चाहते, लेकिन भाई वो विनती कर रहा है कि मुझे ले जाने दीजिए। अब मसला क्या है ये पढ़िए। ईशान, स्पीकर थोड़ा सा अपने जो ये है नजदीक लेकर बोलिए बेटा, आवाज जोर से आनी चाहिए। ओके मिस। हाँ जी मैम मैं चलिए। स्टार्ट? जी मैम मैं स्टार्ट? श्योर, पढ़िए। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। आदि ये ब्रैकेट का पढ़िए बीच बीच में। यस मिस। पढ़िए पढ़िए। मिस 1 मिनट। मिस 1 मिनट। यस मिस। जीवनलाल सोफे पर बैठकर घुमाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातें से उभर रहे हो। यह जानकर भी अपना निर्णय सुना चुका हूँ। विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को लिए ही जाऊं, बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपनी सामर्थ मैम व्हाट्स दैट? कहाँ पर बेटा? मैम वो मीनिंग वाला शब्द क्या है? सामर्थ। सामर्थ। ओके मैम। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी सका हमने दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारी समर्थ कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? जी ईशान और पार्थ। पार्थ तो भी ठीक है, ईशान थोड़ा जीवनलाल का कैरेक्टर है बेटा, जरा आवाज में दम और गंभीरता लेकर आई है।
ठीक है, है मिस। थोड़ा सा ऐसे गंभीरता तो है स्वर में, लेकिन थोड़ा आवाज होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो ठीक है। अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद कहते हैं मैं कमला के को बिना लिए गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। अब आपको मसला समझ में आ गया होगा कि ये दहेज के पीछे रुकी हुई बात है। वो अपनी बहन को लेने के लिए मायके आया है, उस ससुराल आया है उसके, और उन लोगों ने दहेज पूरा नहीं दिया था, इस वजह से वो ससुर जी उसको जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं पहले बचा हुआ पैसा लेकर आओ, फिर अपनी बहन को लेकर जाओ, ठीक है। चलिए यस मैम। आगे बढ़िए। जी। देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से ना की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरे शान को जो ठेस पहुंचा, बड़ी बिरादरी में जो हंसी हुई, इस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले इस घाव के लिए मरहम भेजे। जी, आप इस समय तो विदा कर दे। हम गौने में आपकी हर मांगे पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। यह आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नकद इन हाथ पर रख दोगे। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू हो तो वो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वो मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। बाबूजी, मैं बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटे वाले हैं। हाँ रुक जाइए यहाँ पर। देखिए Miss, your मिस voice. आपका जैसे वॉइस Voice is ब्रेक हो breaking. रहा है। वो चाहता है कि मेरी को भेज दिया जाए इंद्र लाल। Miss, मिस हाँ वेट वेट, अभी ठीक है यस मैम। यस हाँ जी, मैम। हाँ मिस। अभी आ रहा है। ओके देखिए हाँ, यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि जीवनलाल और प्रमोद में दहेज के पैसे को लेकर विवाद चल रहा है। अब देखिए छोटी छोटी सी बातें यहाँ पर कुछ शब्दों में बताई गई हैं कि हाँ कुछ तो शब्द हैं जैसे सरासर। सरासर का मतलब होता है पूरी तरह से, अंदाजा बोलते हैं ना कि इतना सरासर इतना होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से इतना होना चाहिए। और ऐसे कई ऐसे कुछ एक शब्द यहाँ पर आए थे, रुको मैंने बिरादरी। बिरादरी का अर्थ समझते हैं आप लोग? बिरादरी यस मैम। क्या होता है? यस बिरादरी मैम। लोकेलिटी। जाति। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मैम मिस पद मतलब मैम जैसे जाति। पुराने समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे होते थे वैसे। हाँ। बिरादरी का मतलब होता है समाज, कि जिन लोगों के बीच हम रहते हैं वो हमारे बिरादरी के लोग होते हैं, बराबर। तो यहाँ वही बात की गई है कि बारात की खातिर ठीक से नहीं की, वो शिकायतें कर रहा है, मेरे नाम खराब कर दिया। मतलब ये अच्छी खासी पैसे वाली फैमिली थी और जब ये शादी के लिए वहां जाती है तो ये शिकायतें कर रहे हैं कि तुमने अच्छे से जो है वो शादी नहीं करके दी, मेरा नाम खराब कर दिया। और वो जो करारी चोट, मतलब जो बुरा मुझे जो लगा है
नहीं, तुमने मरहम तक नहीं दिया। मरहम तक मतलब जो बचे कुछ दहेज नहीं गए हैं, वो बोलता है कि आप उसे भेज दीजिए गौना। आप देखिए गौना क्या होता है, जब मैंने आपको बोला लड़की जब शादी होके पहली बार ससुराल से मायके जाती है, तो मायके से जब वो वापस ससुराल आएगी तो उस विधि को गौना कहा जाता है, ठीक है। और तब उसके साथ जैसे कुछ गिफ्ट्स होते हैं, कुछ पैसा, कुछ धन दौलत या जो भी सोना चांदी जो भी माँ बाप अपनी इच्छा से देना चाहते हैं, ये भेजा जाता है, ठीक है। अब ये जो गिफ्ट्स दे, हालांकि दहेज ये माँ बाप की मर्जी से अपनी बेटी की सुख सुविधाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन लोगों ने इसको टेकन विद ग्रांटेड कर लिया कि नहीं, ये दहेज मिलना ही चाहिए। मुंह से मांगने लगते हैं, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, गधा चाहिए, जो भी जो चाहिए, ये सब लोग अपने मुंह से मांगने लगते हैं। हालांकि ये गलत है, गुनाह है, लेकिन अभी ये फैशन हो गई है। ले जाने वाले भी देने वाले भी देते हैं, लेने वाले भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात आई है 5,000 नगद देने वाले, ठीक है? अब वो 5,000 नगद देने की दे सकता, ठीक है। अब आगे का लेना है। अब मैं जिसका नाम लूंगी ना वही पढ़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम लूंगी, वो बाकी के नींद निकालते हैं, 4 लोग पढ़ते हैं तो ठीक। मुझे एक्चुअली नाम का लिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अनन्या, यस मैम। अनन्या यस मैम। पढ़िए बेटा। मिस कमला का पेज नंबर 19 20 पे है ना हम लोग। हाँ मिस पर अभी लड़की का कैरेक्टर है जीवन लाल का। कोई बात नहीं ईशान, पढ़ने दीजिए, कम से कम प्रैक्टिस तो होगी। लड़की का है क्या? रुको, कौन लड़का है इधर? अभी उनको पढ़ाती हूँ मैं। मिस कर लू रीड? 1 मिनट बेटा, ये लड़के का कैरेक्टर है ना, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक फर्स्ट। कौन अभी मैम बॉयज में हमारे कौन है अलावा इधर? बस गौरीश और आदर्श है। गौरीश पढ़िए। मिस आदित्य भी है। अरे मैंने पढ़ लिया। आदित्य नरेटर वाला ले रहा है ना। मिस पर वो गौरीश? नरेट कर ही नहीं रहा। गौरीश आप पढ़ रहे हैं? मंथन नहीं है, गौरीश नहीं है, आदर्श? आदर्श भी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज जो नहीं मिसिंग है ना, आज उन लोग का मैं नाम ग्रुप पे डालती हूँ। रुको जरा, चलिए ईशान कंटिन्यू कर कीजिए। सॉरी, ये देवश्री कौन पढ़ रहा था अभी? मैम ईशान और मैं। नहीं, अभी बाद में कौन पढ़ रहा था? मैंने किसी लड़की को कहा था। अनन्या को। अनन्या पढ़िए। अनन्या यस मैम। पढ़िए बेटा। हाँ हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी हमारी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? मैम मैं ओनली रीड प्रमोद। हाँ पढ़िए जी। रमेश गया है गौरी की विदा करने। रुक जाओ अनन्या, जैसे यहाँ दंग रह गए, दंग रह गए, ये मुहावरा है बेटा। हाँ, दंग रह जाना मतलब एकदम सरप्राइज हो जाना, ठीक है। खातिरदारी का मतलब समझते हैं? यस मैम। हाँ, और दर्द मिश्रित आवेश। दर्द मिश्रित क्या होता है? दर्द से भरा। दर्द से भरा, ऐसे दुख में या तकलीफ में बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा। और फिर दूसरा दंग रह गए मुहावरा, फिर दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना मतलब सरप्राइज्ड हो जाना, मतलब सरप्राइज्ड रहना, सरप्राइज होना। तो ये दंग रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना, ये दोनों मुहावरे हैं, ठीक है। अंडरलाइन करके रखो, इसके अर्थ लिख के रखना है। हाँ, अगला पढ़िए।
रमेश गया है गौरी की विदा लेने, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों में खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? जो हमारी बहन है, क्या वो आपकी कोई नहीं? बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो। बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ, उसे उसे यह बात बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। चाहिए मरहम लेकर विदा करने आना, मतलब जो बच्चे जो पैसे मांग रहे हो 5,000 रुपए, उसकी बात चल रही है। मरहम पढ़िए। और सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने अपने भाई से मिल ले आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। और दीवार की ओर बढ़ते हैं। हाँ मिस, वो मुझे नहीं पढ़ना है ना, वो ब्रैकेट वाला। पढ़ लीजिए, गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में। हाँ, गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ चलिए लॉन में। आदित्य पढ़िए। मिस वो आदित्य ब्रैकेट ना, नंबर 21 फर्स्ट पैराग्राफ चेंज करूँ मिस ना? जीवनलाल का प्रस्थान। प्रमोद थका सा सोफा पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा घटा है। हाथों में लाल चूड़ियां है, रेशमी साड़ी, ब्लाउज पहना है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। बैठ जाओ कमला। पढ़िए बेटा। अच्छी तरह तो हो ना? हो अच्छी तरह। अच्छी तरह तो वो पूछती है। चलिए देवश्री पढ़िए। मैम प्रमोद का पढ़ू ना? देवश्री पढ़िए। मैम पर प्रमोद का पढ़ना है ना? मैम एक कोई बात पैराग्राफ नहीं, पर बाकी अभी है। मैं जो रुके हैं ना, रुकिए। अभी जो जिन्होंने पढ़ा नहीं ना, उनका नाम लेते जाऊंगी, वो पढ़ते जाएंगे। पढ़िए देवश्री ओके मैम। पढ़िए। पागल मत बनो कमला, रो मत। मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाले यहाँ कोई नहीं। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। कौन पढ़ेगा? Miss, I was supposed to read Kamla, so may I, or someone else is reading? वॉइस इज ब्रेकिंग। कौन पढ़ने की बात कर रहा है बेटा? मिस, आपने पहले कमला मुझे निधि दिया था। पढ़िए। निधि, अच्छा तो आप पढ़िए। आप पढ़ लीजिए, कोई परेशानी नहीं, आप पढ़ लीजिए। ओके मिस। भैया क्या? घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा। और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार में बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। मैम वो ब्रैकेट वाला।
कमला चौंककर भाई की ओर देखती है। तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरी सुख सुहाग की सौगंध है। यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ में माँ के घर बिताओ? किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ ठीक है। 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है, आवेश में आकर। लेकिन तुम मेरी चिंता आप न करें। सच, विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। मैम वो प्रेजेंट। किसका है अभी? लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों का बीच तुम इस तरह कब तक रह सके? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही, बाबू जी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। देखिए यहाँ पर एक एक कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। अभी जो संवाद चल रहा है ये दोनों भाई बहन के बीच चल रहा था कि हमारी पर वो कहता है कि घर को गिरवी रख दूंगा, उनका सिर्फ एक ही को गरीब परिस्थिति का है और वो कहता है कि मैं घर गिरवी रख दूंगा। तो इस बात से वो कहती है कि भैया वही तो एक चीज बची, एक छोटी बहन और है, वो दो बहनें और एक भाई और माँ है। तो वो वैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, उसके बाद अगर इसके पैसे देने के लिए अगर वो दहेज के लिए घर बेच देगा तो फिर वो रहेंगे कहाँ। तो इस बात पे वो बहन अपने भाई से कहती कि ऐसा मत करो, घर के लोग अच्छे हैं, धीरे धीरे करके सब लोग मान जाएंगे। इस बात पर राजेश्वरी जो कि उसके कमला की सास है और इनका क्या नाम है, जीवनलाल की पत्नी है, वो प्रवेश करती है। उनकी एंट्री दिखाई गई है यहाँ पर। राजेश्वरी, कौन पढ़ रहा है बेटा? राजेश्वरी, सिया, शिवांजलि, शरण्या, रेणुका, सिया, कौन पढ़ रहा है? मिस में आए। कौन है? शिवांजलि। शिवांजलि, ओके बेटा, रीड इट, पढ़िए। कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपरमा करते हैं। बैठे रहो तुम लोग, क्या बातें ही रही थी भाई बहन में। बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। कुशल क्षेम पूछना मतलब कैसे हो, क्या हो, ऐसे हाल चाल पूछ रहा था। ठीक है, अगला ले लीजिए। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीची कर लेती है। समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैंने तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने?
प्रमोद अब भी मौन है। मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे। ये बहुत अच्छी है और ये मदद, प्रमुख की मदद करना चाहती है, वो समस्या मांग रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो राजेश्वरी समझ गई है। तो अब राजेश्वरी खुद कहती है कि कितना पैसा चाहिए ये तुम मुझे बता दो, तुम भी मेरे बेटे की तरह ही हो। ठीक है, पढ़िए आगे। पढ़िए आगे, पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? अरे आवाज आ रही है ना? पढ़िए, पढ़िए आगे। शिवांजलि कंटिन्यू कीजिए, इस प्रमोद की बारी है। पाठ पढ़िए। ओके मैम। जी, रुपए की तो कोई बात नहीं हुई, वे तो माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यार उन्हें पैसा है। जी आप बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार है। चुप क्यों हो, बताओ। 5,000। बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपया। उन्हें मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंग टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी। एक मिनट रुको बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जाने तिजोरी से बोलता है मैं रुपए चला जाता वैसे ही, तो वो कहती है राजेश्वरी तुम मत जाओ, पैसे मैं देती हूँ, उनको तुम मेरे दे देना और बोलना कि मैंने चुका दिए। मतलब राजेश्वरी छुपके से पैसे देगी उसे, किसे देने के लिए? उनके खुद के पति जीवनलाल, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्त्री रहती है इस वजह से। अब वो यहाँ से वो नहीं बोलता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी जिद करती है। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती है। कुंजी मतलब चाबियां होती है, कुंजियों का गुच्छा मतलब बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ठीक है, और तिजोरी से वो कहती जा बेटी तिजोरी से रुपये निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से पड़ता है। वो जो है कमला जो बहू है वो नहीं लेती चाबी, और जो प्रमोद है वो वहां से आगे बढ़ जाता है। राजेश्वरी कहती है जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है, मतलब वो रोने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की के बाहर की ओर देखने लगता है। जीवनलाल अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है, तुमने स्वागत की तैयारी नहीं की। राजेश्वरी जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की, जरा यह भी देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी चिढ़कर गालियों के अलावा कभी सीधी बात आपके मुंह से निकलती नहीं क्या? जब देखो तब बेढंगी बातें। जीवनलाल यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी? आप एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर गौरी नाम की उनकी जो बेटी है उसकी भी शादी हुई है, और वो भी सावन में पहली बार अपने ससुराल से मायके आने वाली है, जिसको लेने के लिए रमेश उसके ससुराल गया है। जिस तरह से कमला को लेने के लिए उसका भाई आया है ना प्रमोद यहाँ पर,
वैसे ही जो है उनकी बेटी, मतलब किसकी, जीवन लाल की बेटी गौरी, उसको लेने के लिए रमेश मतलब कमला का पति उसके ससुराल गया है। ठीक है, अभी यहाँ 3 पेज और बाकी है, हमारा समय अभी समाप्त हो चुका है, इसको बचा खुचा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, एक विनती है आपसे, किताबें लेके तो सारे बैठते और जरा मौजूद रहा कीजिए, मैं आवाज देती हूँ तो प्लीज रिप्लाई किया कीजिए और पढ़िए। देखिए बेटा, जो सिलेबस है, जो किताबें हैं, जो कुछ, वो तो आपको पढ़ना ही है, पढ़ चुके हैं तो भी पढ़ना ही है, क्योंकि अक्सर हम कही हुई बात भूल जाते हैं, है ना। वैसी भी कहानी है, कहानी का एक एक डायलॉग है, वो क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसपे से प्रश्न आते हैं, फिर वो प्रश्न आते तो हमें उत्तर लिखते नहीं आते। आप जानते हैं 10 अंकों का एक प्रश्न होता है, बराबर है। और अगर आपको अच्छे से कहानी आती हो, याद हो, कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी हो, तो आप अपनी भाषा में फटाफट लिख सकते हैं, तो वो ज्यादा आसान जाता है। लेकिन आप प्रयत्न ही नहीं करते और आप सिर्फ शॉर्टकट में बिलीव रखते हैं, यार हम बाद में पढ़ लेंगे, देखा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपका सोच सही रहेगी इस जगह पर। इसलिए जितना मैं पढ़ा रही हूँ, कोशिश कीजिए आप वहां मौजूद रहिए, कठिन शब्द पढ़िए, मुहावरे ढूंढिए, उतने उतने वक्त में उतनी उतनी मेहनत प्लीज कर लीजिए।